नमस्कार, मैं हूं नमक। आप सभी का स्टडी फॉर वेलोसिटी पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जैव विविधता। जैसा कि कल के वीडियो में उन्होंने बताया था कि जैव विविधता आज पढ़ाई जाएगी। तो जैव विविधता वैसे तो एक बृहद है, लेकिन हम लोगों को इतना भी आगे नहीं पढ़ना है कि परीक्षाओं के लिए समय नष्ट हो। इसलिए हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ आपको अच्छा कुछ कन्वे किया जा सके। तो जैव विविधता है क्या? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक सुविधाओं के साथ में सभी जीव या वनस्पतियाँ, जीव और वनस्पतियाँ दोनों किसी भी स्थान पर रह सकें, अपना जीवन यापन या पोषण से संबंधित जितनी भी जो भी आवश्यकता है सभी मिल सकें। एक ऐसे स्थान को जैव विविध वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी से संबंधित है जैव विविधता। जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल जो है, इस टर्म को कॉइन किया वाल्टर जी रोसे ने सबसे पहले। बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न आता है और पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि जैव विविधता 22 मई को मनाई जाती है, विश्व जैव विविधता। और जैव विविधता संरक्षण की भी आवश्यकता होती है समय समय पर। और भारत में कहाँ कहाँ जैव विविधता, वैसे तो विश्व में भी जैव विविधता का क्षेत्र अमेजन जंगल है। महासागर भी जैव विविधता का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अलग अलग देशों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता भारत की अगर बात करें, पहले तो ये देख लेते हैं कि जैव विविधता ज़्यादातर है कहाँ पर। ये विषुवत रेखा है पृथ्वी की। तो ये जो 23.5 डिग्री से ऊपर से उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक 23.5 डिग्री, यानी कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर तापमान भी बहुत ही ज़्यादा होता है और बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। तो ये जैव विविधता के क्षेत्र है भारत में। ये हम बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट या तो पूर्वी घाट में प्रश्न आ जाता है। पूर्वी घाट में भी जैव विविधता बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पश्चिमी घाट में जैव विविधता है, जो कि यहाँ से गुजरात के पड़ोस से लेकर के निकलेंगे। गुजरात में यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में भी जैव विविधता है। यहाँ से आएंगे कन्याकुमारी तक जैव विविधता का क्षेत्र ये पाया जाता है इस पट्टी में। और यहाँ पर केरल भी हो जाएगा। केरल के लिए शांति घाटी, वहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। ये कन्याकुमारी के क्षेत्र में ऊपर से 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के नीचे 8 डिग्री 4 मिनट के, अगर हम ऐसे मापेंगे तो यहाँ पर इधर से आ जाएगा। ये पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में जैव विविधता क्षेत्र है। ये बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतिक हों या जीवों की हों। नीचे कन्याकुमारी में, और फिर यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी लक्षद्वीप में, भारत में। इसके बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता है। और भारत में जैव विविधता इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप के अलावा यहाँ पर पूरा देख लेते हैं। और कोरल द्वीप इसमें भी पाई जाती है। कोरल द्वीप एक प्रकार की विशेष प्रकार की मूंगे प्रकृति द्वारा, हम बताएंगे कोरल द्वीप कैसे निर्माण होता है। तो ये प्रश्न आ जाता है कोरल द्वीप कहाँ मिलती है भारत में। तो अंडमान निकोबार, इसको ऐड लगाए, अंडमान निकोबार द्वीप, फिर लक्षद्वीप में, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में। जब पाकिस्तान वाली नहीं है, पाक स्टेट के विभाजन से लेकर यहाँ पर श्रीलंका के बीच में, कभी मैं पूरा डिटेल बताएंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ बीच में उस क्षेत्र में पाई जाती है। ये लक्षद्वीप में भी पाई जाएगी। और इसी से बना है हॉट स्पॉट क्षेत्र। जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र, ये उष्ण स्थान होते हैं उच्च तापमान वाले। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे विशेष क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जा रही हो, इन सब स्थानों को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत में हॉट स्पॉट के जो क्षेत्र हैं, ये पश्चिमी घाट हो गया क्योंकि जैव विविधता पाई जा रही है। कन्याकुमारी का क्षेत्र यहाँ पर पड़ोस में जैव विविधता पाई जा रही है, ये यहाँ पड़ोस में। फिर लक्षद्वीप में हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार क्षेत्र, ये हॉट स्पॉट का क्षेत्र हुआ जैव विविधता वाला। ये सब हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। शांति घाटी जो केरल में, वो भी हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय तो है। और भारत में जैव भौगोलिक मंडल है वो 10 है, ध्यान रखिए। हालांकि इसको बाद में उप विभाजन किया गया है तो इनकी संख्या वो 25 हो गई, लेकिन मोटे तौर पर जो मंडल है भौगोलिक मंडल, इसमें अंतर क्या बताएंगे। तो ये 10 मंडल है भारत में जैव भौगोलिक मंडल में। और समय समय पर जैव विविधता को संरक्षण की भी आवश्यकता होगी। अगर इसका संरक्षण नहीं होगा तो प्रजातियाँ नष्ट हो जाएंगी, इससे पर्यावरण का संकट पैदा हो जाएगा। तो लोग क्या होता है कि एक
विविध जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो कोशिश की जा रही है, वो प्राकृतिक तौर पे जो कोशिश की जा रही है, उसको हम एक विधि होती है, उसको पद्धति होती है, इन सिटू बोलेंगे। इन सिटू है क्या? स्वस्थापन पद्धति। स्वस्थापन पद्धति ऐसी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक तौर पे जीव और वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। ये प्राकृतिक तौर कौन हो गए? नेशनल पार्क्स हो गए। जो नेशनल पार्क्स हैं, ये प्राकृतिक तौर पे हैं। हम लोगों ने तो एकदम से नहीं तैयार कर दिया उसको। हाँ, उसको संरक्षण के लिए घेराबंदी या जो भी किया गया, जो नियम है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार, वो तो होते आ रहे हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, तो इसका संरक्षण हो गया। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इन सिटू, ये शब्द आता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? वन्य जीव अभयारण्य आएंगे और नेशनल पार्क आ जाएंगे। और बायोस्थापन यानी कि एक्स सिटू। एक्स सिटू क्या है? एक्स सिटू ये है जो कि मानव द्वारा निर्मित किया जा रहा है। घर में रखा हुआ एक्वेरियम भी तो एक एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। और इसमें आपके जैसे कि लखनऊ के जाए बात, चिड़ियाघर की बात कर लें, तो चिड़ियाघर भी क्या है? एक्स सिटू का हिस्सा हो गया। तो ये सब एक्स सिटू है। आगे देखेंगे कि इधर जैव विविधता को संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे। इसमें जो संकट आते हैं, तो क्या क्या कारण है जिससे कि जैव विविधता पर संकट पैदा हो रहे हैं? वह संकट पैदा इसलिए हो रहे, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, बढ़ता हुआ तापमान, जो गर्मी बढ़ रही है, इससे भी प्रभाव पड़ता है। और नगरीय औद्योगिकीकरण और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। कोई विदेशी प्रजाति का आक्रमण हो गया, जैसे कोई वनस्पति है विदेश से आकर के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई, चाहे वो फसल की समस्या पैदा कर सकते हैं, या फिर कीट ढेर सारे आ जाएंगे, या फिर अन्य प्रकार के जो जीव आ जाएंगे। तो इससे क्या है? प्राकृतिक स्तर पर, जैव विविधता के स्तर पर संकट पैदा हो जाएगा। और शाकाहार को बढ़ावा देना जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। शाकाहार, जैसे मछली की बात करें तो ये तो मांसाहारी हो गया। अब बहुत से स्थान ऐसे भी भारत में हैं जहाँ पर शाकाहार न होकर के मछली ही ज़्यादा उपयोग की जा रही है। दुनिया का 40% जो खाद्य उत्पादन के जो हिस्सा है, इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है, 40% खाद्य का पूर्ति जो कर रहा है वो मछली ही कर रही है, खासतौर से तटीय क्षेत्रों के लिए। तो शाकाहार जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे जैव विविधता के लिए उपयोगिता ही बनेगी, संकट नहीं होगा। लेकिन निर्भर ये करेगा कि मानव उसके लिए क्या कोशिश कर रहा है बचाने की, कि नहीं कर रही है। नहीं, हम सब नष्ट ही करते जा रहे हैं, तो संकट होगा। तो हमें उम्मीद है पूरी तरह से आप सभी ने समझ लिया होगा। और हाँ, कोरल रीफ देखिए, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल रीफ है, वो बहुत बड़ा ही स्थान है कोरल रीफ का, वहाँ पाई जाती है। लेकिन महासागर जो बात करें, वो बहुत बड़ा ही इससे भी ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पर कोरल रीफ सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। और भारत में कोरल रीफ कहाँ मिल रही है, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, ये कच्छ की खाड़ी जो इधर पास में पाया जाएगा, इधर साइड में कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी इधर साइड मिल जाएगा, और पास खाड़ी इधर मिलेगी आपको, ठीक है। और जो लोग नए लोग चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे कि लगेगा कि हमारी मेहनत काम कर रही है। हाँ, ये सब पूरी तरह से देख लें। इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू वह पद्धति जब प्राकृतिक तौर पे जीव और वनस्पतियों को संरक्षित किया जा सके। एक्स सिटू वह है स्थान जहाँ पर मानव खुद अपने द्वारा प्रयास करके जीव और वनस्पतियों को संरक्षित करता है, ठीक है। इसमें एक्वेरियम भी हो गया, जैसे कि अन्य प्रकार के वन्य जीव के साथ में बचाने की जो कोशिश, जैसे लखनऊ का चिड़ियाघर हो गया, ये भी हो गया। तो एक्स सिटू का हिस्सा है ये। और कहाँ कहाँ ये जैव विविधता ज़्यादा है? जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है और तापमान अधिक है, वहाँ ज़्यादा है। अमेजन के जंगल में भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।